अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूँ आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब जब हम पाकिस्तान और तुर्की ताल्लुकात के हवाले से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जब मुलाकात देखी इस्तांबुल में प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब की, तो एक हम कह सकते हैं बाहमी ताल्लुकात, एक ब्रदरली जो एक कंट्री का प्यार है वो वाज़े तौर पर दिखाई दिया। पाकिस्तान और तुर्किया रिलेशनशिप पूरी दुनिया जानती है कि काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी, काफ़ी हद तक फ्रेंडली रिलेशन, हमेशा से एक मजहबी ताल्लुक और हमेशा से एक खुल के हम कह सकते हैं सपोर्ट दिखाई देती है। तो आज भी हमने देखा, और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे मुलाकात के बाद अब वो जो है ईरान रवाना हो गए हैं। ये देखा जा रहा है कि इस रीजन के अंदर तमाम बायलैटरल रिलेशंस, तमाम जो एक मल्टीलैटरल रिलेशन, वो कोऑपरेशन जो सोशली, मॉरली, थॉरली पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए है, बिजनेसेस एग्जैजरेट करते हुए और रीजन के अंदर पीस मुरतब करते हुए दिखाई देगी। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। बिजनेसेस कितना ज़्यादा आगे आ सकते हैं, और जैसे ये एक हम कह सकते हैं हाई अप जो डेलीगेट मीटिंग्स होती हैं, तो उसके बाद जो एक बिजनेसेस के अंदर रेवोल्यूशन आता है वो वाज़े तौर पे हमारे इकोनॉमिक नंबर्स बताते हैं। आज इसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब की भी आज स्पीच हुई। उन्होंने भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, टाइज थे, वो काफ़ी हद तक अब सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये हम नहीं, ये तमाम नंबर्स, तमाम इंडिकेटर्स और तमाम दुनिया की जो हम कह सकते हैं रेटिंग एजेंसीज़ भी बता रही हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी में एक हैरानकुन जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि इकॉनमी एक तकरीबन ट्रैक पे आ चुकी है। तमाम जो हम कह सकते हैं ना ऑटोमेटिकली जो है वो मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम कह सकते हैं काफ़ी अरसे से मेहनत हुई, काफ़ी अरसे से इसकी पॉलिसीज़ बनी और फिर उसके बाद इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। आज इसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि भारत की एक दफ़ा फिर एक अजीब सी कोशिश दिखाई दी, यानी कि FATF ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को धकेलने की कोशिश है, जबकि पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ट्रांसपेरेंसी इन इकोनॉमी और ख़ासकर टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जितनी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, तो FATF ऑलरेडी इस चीज़ को देख चुकी है और हम तमाम कंडीशनैलिटीज़ पहले से ही फुलफ़िल कर चुके हैं। तो दिस इज़ इट एक्चुअली। FATF के लिए हम वाइट लिस्ट में हैं, थे और अब रहेंगे। और साथ साथ हमारे लिए जो कोशिशें हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी हमेशा के लिए ट्रांसपेरेंट और पॉजिटिव साइड पे आए। आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे और यकीनन ये तो कोशिशें जारी रहेंगी, नेबरहुड में हमारे ये चलता ही रहता है। साथ साथ हम देख रहे हैं माशी तरक्की के लिए गुर्बत के ख़ात्मे की जो इस्लाहात हैं वो ज़रूरी हैं। वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट पेश की है कि माशी तरक्की होनी चाहिए और ख़ासकर जो गुर्बत है उसकी में कमी आनी चाहिए। इसके लिए काफ़ी हद तक पॉलिसीज़ रिक्वायर्ड हैं। अब जो बजट आ रहा है इसमें टारगेटेड सब्सिडीज़ भी होंगी और मज़ीद क्या क्या होगा वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे बजट के सेगमेंट में। सालों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक मेहनत हो रही है, लेकिन अगर लास्ट 2 ईयर्स हम देखें तो ये IMF की रिपोर्ट है कि हमारे लिए जितना हमारा रेवेन्यू है वो डबल हो चुका है। यानी कि हम पिछले 2 सालों से ये देख रहे हैं, एक टग ऑफ वॉर दिखाई देती थी। पहले हमारी जो टैक्स कलेक्शन की बात करें या हमारे रिजर्व्स की बात करें या हमारी डेट रिपेमेंट की बात करें, लेकिन अब हमारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव साइड पे और हमारे रिजर्व्स दुगने हो चुके हैं। हमारे लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो चुकी हैं और ये बहुत सारी हम कह सकते हैं एक हिस्टोरिक हमारी सक्सेस होगी, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत की है और इसके बाद हमने ये तमाम जो हम कह सकते हैं ना ये पर्क्स हैं वो हमने लिए। IMF के हवाले से और मज़ीद भी जो चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करेंगे। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने बिटकॉइन माइनिंग और मसनूई जहानत के डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान किया है। ये इकदाम मुल्क की जायद बिजली की पैदावार को मौसर तरीके से इस्तेमाल में लाने और डिजिटल मीशत को फरोग देने की हिकमत अमली का हिस्सा है। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि ये स्ट्रेटेजिक इकदाम पाकिस्तान के डिजिटल तरक्की के सफर में एक फैसला कुन मोड़ है, जो इजाफी तवानाई को जिद्दत, सरमायाकारी और आलमी आमदन में तब्दील करता है। ये मनसूबा पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की निगरानी में शुरू किया जा रहा है, जिसका मकसद वाफर बिजली को इस्तेमाल में लाकर बिटकॉइन माइनिंग और मसनूई जहानत के डेटा सेंटर्स कायम करना है। क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि ये तवानाई पर मबनी डिजिटल तब्दीली न सिर्फ कीमती सरमायाकारी के मौके खोलती है, बल्कि हुकूमत को बिटकॉइन माइनिंग के जरिए अमरीकी डॉलर में ज़र मुबादला हासिल करने के काबिल भी बनाती है। पाकिस्तान मुस्तकबिल में बिटकॉइन को एक कौमी वॉलेट में जमा कर सकता है, जिससे तवानाई की पाकिस्तानी रुपए में फरोख्त की बजाय डिजिटल असासे जमा किए जाएंगे। इस इनकलाबी इक़दाम से नौजवानों को फ्रीलांसिंग, ई-कॉमर्स और IT के शोबों में मौके मिलते हैं। मुल्क की 25 करोड़ आबादी, जिनमें से 4 करोड़ क्रिप्टो सारिफीन हैं। इस इकदाम से पाकिस्तान के डिजिटल मईशत को तकवीत मिलेगी और मुल्क को जदीद टेक्नोलॉजी के आलमी मरकज के तौर पर पेश किया जा सकेगा।
जी, रिपोर्ट आपने देखी और जब बात हो रही है डिजिटल करेंसी की तो पूरी दुनिया से कदम मिला के से 2 कदम आगे चलने के लिए हमें भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर कदम रखना है। इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी ताउन भी कर रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है और इसके लिए हमने देखा कि तकरीबन 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस की है। तो इट मीन्स कि अब सीरियसली इस बार बजट के बाद हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई ना कोई क्लीशेज जो है वो डिफाइन हो जाएंगे। वी हैव योर गेस्ट इन द स्टूडियो, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खालिद वलीद साहब, आप एक्सपर्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर साहब। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि जो हमारे बायलैटरल रिलेशन रीजन के अंदर दिखाई दे रहे हैं इसके हवाले से बताइए क्या चल रहा है जियो पॉलिटिक्स और ख़ासकर जो पाकिस्तान के हम कह सकते हैं ना कदम मजबूत दिखाई दे रहे हैं इन ऑल मीन्स बिजनेसेस, इकोनॉमी और ख़ासकर इन द रीजन एज डिफेंस। देखिए, ये जो एक एक्सटर्नल शॉक आया पाकिस्तान और जो हमारे रिसेंटली जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसकी वजह से जो एक एक्सटर्नल शॉक आया उसको ठीक करने के लिए अब आपको जियो पॉलिटिक्स और जियो इकनॉमिक्स को मिला के चलना है। तो वज़ीर आज़म साहब का ये जो दौरा है टर्की और दीगर ब्रदरली कंट्रीज़ का, ये कॉन्फिडेंस लेके आएगा मार्केट में। आपके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, जो आपका इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा हर्ट हुआ था, वो दोबारा जो है वो रिहेबिलिटेट हो जाएगा। तो जियो पॉलिटिक्स प्लस जियो इकनॉमिक्स, और ये साथ में ये भी चीज़ इस चीज़ को भी शो करेगा कि जो आपने इकनॉमिक ग्राउंड्स पे गेंस जो हैं वो लिए हैं उसके समरात जो हैं वो अब जियो पॉलिटिकल एरिना में भी नज़र आ रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो नए नए अलाइंसेस की तरफ जो है वो जा रहा है, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है। तो क्रेडिबिलिटी प्लस आपका जो कोऑर्डिनेशन है, ये दोनों चीज़ें मार्केट कॉन्फिडेंस को जो है वो फोकस करेंगी और उसको बूस्ट अप करेंगी। इससे पाकिस्तान को अब क्या करना है, जितना भी पाकिस्तान का ट्रेडिशनल बिजनेस और ट्रेडिशनल मार्केट्स थी, अब उससे 2 स्टेप आगे जाके हमें मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है। नई नई मार्केट जो है वो आपको एक्सप्लोर करनी है और फिर हम जो है वो इस चीज़ को थोड़ा सा एक नए स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पाकिस्तान के मजबूत होंगे, खासकर हमारी जो एक पोजीशन है। थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखें कि हमारे जो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस है, खासकर जो डिफेंस सेक्टर है इसकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। और अब हमारी जो एक्सपोर्ट है यहाँ से बढ़ने वाली है, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स पहले बढ़ रहे थे लेकिन अब एक और सेक्टर ऐड ऑन हो गया, उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, 2 सेक्टर्स ऐड हुए हैं। मैं एक कहूँगा, एक तो आपका फ़िज़िकल आपका ये जो इक्विपमेंट है डिफेंस का, इसमें पाकिस्तान ने काफ़ी इंडिजिनस प्रोडक्शन जो है वो की है। दूसरी जो एरिना ऐड हुआ है वो आपका डिजिटल साइबर सिक्योरिटी भी है। तो इन दोनों एवेन्यूज़ को पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और नई मार्केट्स को जो है वो बिल्ड ऑन करते हुए, जो पाकिस्तान की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही इसमें, इस पे बिल्ड ऑन करने की ज़रूरत है और इंडिजिनस जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फ़रोग देते हुए नए मार्केट जो है उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अच्छा, थोड़ा सा हम FATF के हवाले से बात करें। अगेन भारत की कोशिशें, आपको याद होगा जब हम FATF ग्रे लिस्ट में थे और ब्लैक लिस्ट करने की साजिश थी, उस वक्त भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल कर दिया था, अजीब सी लॉबिंग करना, अजीब से प्रोटेस्ट कराना। पाकिस्तान ने वो वक्त भी देखा। अब पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ चुका है और अब पाकिस्तान जो है वो बहुत मजबूत इकोनॉमिक हम कह सकते हैं पैराडाइम शिफ्ट ले चुका है। उसके बावजूद भारत ने दोबारा फिर यही कोशिशें कर रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए, वो ट्रांसपेरेंसी ना हो, ख़त्म हो जाए। इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? कैसा अजीब सा कदम है ये? देखिए, FATF की जो ग्रे लिस्ट से हमने वाइट लिस्ट में आने की जो तगदो की है उसमें हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि अब हम काफ़ी सारे मुल्कों से हमारी जो रेटिंग है उस FATF में वो बेहतर है। हमने उनसे ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशनल मेयर्स हैं वो ले लिए हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा शॉर्ट टर्म हो चुकी हैं, बिल्कुल, क्योंकि IMF का भी जो प्रोग्राम अभी हम रिव्यू में चल रहा था उसमें भी कोशिश की गई रखना डालने की, लेकिन हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं और हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, हमारा जो इकोनॉमिक रूल को फॉलो करना है और जिस तरह से इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को लेकर चला जा रहा है पर्टिकुलरली फाइनेंस मिनिस्ट्री में, मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह से ग्रे लिस्ट में चले जाएंगे। ये हम जो है वो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल मेयर्स के बाद वाइट लिस्ट में आए। अच्छा, IMF, वर्ल्ड बैंक, तमाम जो एजेंसीज़ हैं और तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कोशिशें इकॉनमी के हवाले से है। अपनी अपनी वक्त बाय वक्त हम कह सकते हैं छोटी मोटी सी कंडीशनैलिटीज़ होती हैं, वो ऐड ऑन सब्ट्रैक्ट ऑन होते रहती हैं। पाकिस्तान में बजट जो आ रहा है इसके बाद खासकर जो क्रिप्टो का फ्यूचर है वो कैसे देखते हैं आप? और दूसरा, ये जो क्रिप्टो के लिए पहले से तैयारियां हो रही हैं, पॉलिसीज़ बन रही हैं, खासकर जैसे 2000 मेगावाट बिजली मख्तस की, ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि आने वाले दिन जो है हमारे लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाने के लिए हम रेडी रहें। इसके हवाले से कैसे देखते हैं? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका इकोनॉमिक रूल होता है वर्सेस पॉलिटिकल डिस्क्रेशन। पॉलिटिकल डिस्क्रेशन मींस है कि आप इकोनॉमिक रूल को साइड पे रखते हुए आप अपने पॉलिटिकल डिस्क्रेशन पे कोई भी डिसीजन जो है वो ले लें, और माजी की हुकूमतें लेती रही हैं। अभी हमने पिछले 3-4 सालों में इकोनॉमिक रूल को फॉलो किया है
اور اگر آپ اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو دیکھیں تو وہ بوم اینڈ بس سائیکل سے نکل کے ایک اسٹیبلٹی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، اور اب نئے ایونیوز کو جو ہے وہ ایکسپلور کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال سے یہ جو بجٹ ہوگا، پچھلا بجٹ اسٹیبلائزیشن کا بجٹ تھا، یہ جو ہے بجٹ ٹیک آف کا بجٹ ہوگا۔ جب میں ٹیک آف کی بات کر رہا ہوں تو ٹیک آف سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نئے نئے ایونیوز کو ایکسپلور کر رہے ہوں گے۔ نئے نئے ایونیوز میں آپ کا ایک کرپٹو مائننگ بھی آتا ہے۔ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ انٹیگریٹڈ پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ مینز آپ صرف اور صرف فائنینشیل پلاننگ نہیں کریں، آپ فائنینشیل پلاننگ کو لنک کریں اپنے انرجی سیکٹر کے ساتھ، کیونکہ جو کرپٹو ہے اس کی مائننگ ایک بڑا انرجی انٹینسو کام ہے۔ تو پاکستان میں چونکہ الیکٹریسٹی ڈیمانڈ کنٹینیوسلی نیچے جا رہی ہے، آپ کا سولر پینلز کی وجہ سے ریزیڈینشیل سائڈ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، انڈسٹریل گروتھ کم ہو رہی ہے، تو یہ کرپٹو کی جو انرجی کی کھپت ہوگی اس کی وجہ سے آپ کے جو انڈر یوٹیلائزڈ پاور پلانٹس ہیں یہ بھی چل سکیں گے، اور پاکستان جو ہے وہ فائنینشیل گینز جو ہے وہ بھی حاصل کر سکے گا۔ تو یہ ایک انٹیگریٹڈ پلاننگ کی ایک بڑی اچھی اچھا، ایگزامپل ہے۔ کافی عرصے سے جو لوگ ویٹ کر رہے تھے کرپٹو کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے، تو کیا ایڈوائز کریں گے؟ اور بٹ کوائن، از اٹ سیف ٹو انویسٹ ان بٹ کوائن؟ لائک اگر ہم بات کریں پورے انٹرنیشنلی ایک ڈیلیما کے حوالے سے، تو آلریڈی کرپٹو میں بٹ کوائن جو ہے ہمیشہ سے سر فہرست ہوتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو کیا کس طریقے سے انویسٹمنٹ کرنے چاہیے، کیا پورٹ فولیو بنانا چاہیے؟ اور یہ بات ہو رہی ہے انٹرنیشنلی ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں چونکہ یہ ایک اس کو آپ نا تھوڑا سا لنک اس طرح سے کر لیں کہ آپ کا جو بٹ کوائن ہے وہ جو آپ کے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، اس میں مارکیٹ انسرٹینٹی ایک بڑا فیکٹر ہے، اس کو تھوڑا سا آپ کو ریئلائز کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو ریئلائز کر کے ایک انسٹیٹیوشنل اپروچ کے ساتھ جاتے ہیں جس میں منسٹری آف فائنانس جو ہے اس چیز کو لیڈ کرتی ہے، اور پاکستان ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک بنا لیتا ہے، تو میرے خیال سے پاکستانی عوام کے لیے کرپٹو مائننگ اور پاکستان کی جو اس ٹائم پہ مین پاور ہے، آپ کا جو یوتھ پلج ہے، اور آپ کا جو ان کا ایجوکیشن لیول ہے وہ بڑا میچ کرتا ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ اس کو ایک بڑے پراپر وے میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگین اس کے لیے آپ کو رسک مینجمنٹ میکنزمس بنانے ہوں گے، انسٹیٹیوشنل مینجمنٹس بنانے ہوں گے، تاکہ آپ کو ایک کلیئر کٹ فریم ورک کے ساتھ آپ جو ہے وہ انویسٹمنٹس کروا سکیں، پھر جا کے ہم جو ہے اس کے ثمرات لے سکیں۔ چلیں یہ تو پھر ابھی آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا، اور انویسٹمنٹ جب سٹارٹ ہوگی، جب ہمارے ملک میں یہ ایک پراپر آفیشیل وے میں آئے گا، تو پھر اس کے بعد مزید کلیئرٹی آئے گی۔ خاص کر میں فائنانس منسٹر صاحب کی اسپیچ کے حوالے میں پوچھنا چاہتی ہوں، آج ہی انہوں نے ایک خطاب کیا، کیا سمجھتے ہیں؟ کافی سارے پوائنٹس ہیں جس میں ریز کیے، خاص کر جو ایک مین پوائنٹ 24 SOEs کے حوالے سے جو ہینڈ اوور کر دی گئی پرائیویٹائزیشن کمیشن کو، جو ہم اور آپ آف دی ریکارڈ بات بھی کر رہے تھے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلے سارے لوپ ہولز فکس کیے گئے، اب کام کیا جا رہا ہے، تو آپ کی نظر میں کیا کیا کام تھے جو ہو چکے ہیں اور کیا کیا کام ہیں جو ہونے ہیں؟ دیکھیے بڑی ایک امپورٹنٹ بات تھی فائنانس منسٹر کی اسپیچ میں آج کہ بجٹ جو ہے وہ صرف فائنینشیل انفلوز یا آؤٹ فلوز نہیں ہونا چاہیے، ریونیوز اور ایکسپینڈیچرز نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک اکنامک پالیسی ہونی چاہیے جو کہ اکنامک گروتھ کو کمپلیمنٹ کرے اور ایک انٹیگریٹڈ وے میں کری ہو، تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ اور اس میں ہم صرف اور صرف ہم جو ہے وہ ریونیوز کو نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے ٹیکس بڑھے ہیں یا ٹیکس بیس کو بڑھانے کی یا ریٹ کو بڑھانے کی بات نہیں ہو رہی، ایکسپینڈیچر سائڈ کو بھی دیکھا جا رہا ہے، ہماری SOEs کو دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ ان کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں یا پھر آپ ان کو پرائیویٹائز کر سکتے ہیں۔ اور فائنانس منسٹر نے ایکنالج بھی کیا کہ ہم جو ہے ڈاکٹر صاحب یہاں میں آپ کو پاس کروں گی، عقیل کریم ڈیڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ چیئرمین ہیں AKD گروپ کے، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، ویری وارم ویلکم ان دا شو۔ کیا کہیں گے؟ بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بجٹ ریکمنڈیشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، خاص کر اس بار کافی اکانومک ہم کہہ سکتے ہیں ریوائول کے لیے کوششیں کی گئی ہیں، یور ٹیک؟ میرا اپنا ہی خیال ہے کہ جو لاسٹ کلیکشن ہو گئی ہے اس میں مجھے تو نہیں لگتا کہ بجٹ میں کوئی بہت بڑی ڈیفیکلٹیز ہوگی۔ بجٹ کے پہلے رومرس وغیرہ تو آتی رہتی ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جو یہ سال تھا یہ تو مشکل سال تھا، لیکن ہم نے جو ٹارگیٹ تھا وہ تقریباً آلموسٹ اچیو ہو گیا ہے۔ اب ہم نے پیٹرولیم لیوی بھی بڑھا دی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ بجٹ میں کوئی بہت بڑے ٹیکس آپ کو لگانے کی ضرورت پڑے گی۔ ویسے بھی اگر آپ لاسٹ ایئر کو اٹھا کے دیکھیں تو 22% پالیسی ریٹ تھا، وہ 11% پہ آ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم بہتری بھی دیکھیں گے، کچھ الیکٹرکسٹی کی پرائس بھی گری ہے اور انفلیشن کے نمبر بھی نیچے آئے ہیں۔ تو میرا تو خیال ہے کہ کلیکشن پھر آپ کی گاڑیوں کی سیل بڑھنی شروع ہو گئی ہے، تو آپ کی کسٹم سے کلیکشن بھی زیادہ ہوگی، تو اتنا مشکل بجٹ نہیں ہونا چاہیے میرا خیال۔ سپر ٹیکس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سپر ٹیکس اس بار بھی ہوگا،
दिस विल बी द मेरा थर्ड अपना ईयर ख्याल है जिसमें सुपर टैक्स में उन्होंने फेज आउट करने की बात की है कि परसेंटेज वाइज वो कम करते जाएंगे, तो मेरा ख्याल है वो कर सकते हैं। 20% अगर सुपर टैक्स कम हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी मेरा ख्याल। अच्छा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्शन सेक्टर बड़ा ही लास्ट ईयर थोड़ा सा ये था कि इस पर टैक्स कम किया जाए, 7E 7F और ख़ासकर जो टैक्सेस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे, पूरे अलाइड इंडस्ट्रीज पे भी लग रहे हैं, उनको कम किया जाए। तो कैसा लग रहा है, क्या इस बार कोई इत्मीनान का इजहार किया गया है? मेरा तो ख्याल है कंस्ट्रक्शन के लिए तो अच्छा होगा, क्योंकि ये कुछ चीजों पे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट, और ये वायरल बातें भी आ रही हैं। तो इससे ये होगा कि आपके इन्वेस्टर जो हैं वो जो रिमिटेंस वगैरह भेजते हैं, रिमिटेंस भी आपका बढ़ सकता है और ये एक्टिविटीज भी बढ़ सकती है, क्योंकि ये हाउसिंग सेक्टर काफी स्लो हुआ है और इसको किसी सपोर्ट की जरूरत है। और बजट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ उन्होंने एडवांस इनकम टैक्स टाइप की चीजें जो कम करेंगे, तो मैं समझता हूँ अच्छा हो जाएगा। जो आदमी इसमें इन्वेस्टमेंट करता है उनके लिए थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। तो और गवर्नमेंट को कोई टैक्स वगैरह का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडवांस टैक्स तो बाद में एडजस्ट हो ही जाता है। तो मैं समझता हूँ इस पे थोड़ा वो सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, ईद से पहले ये बजट आ रहा है, आपके कोई सजेशंस हैं, खासकर बिजनेस कम्युनिटी चाहती हो वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। हम लोग यही कह रहे हैं कि ईद के बाद, अब तो बजट ईद के बाद आ रहा है, इससे पहले तो नहीं आ रहा है, क्योंकि बजट 10 जून को आ रहा है। तो सजेशन सब यही है, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा हेरफेर करने की जरूरत नहीं। लास्ट ईयर जो मुश्किल साल था उसमें इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो अब उनको 15-20% अगर कलेक्शन तो ऑटोमेटिक वैसे ही बढ़ जाता है। तो क्या आपकी लेवी 50 रुपए थी, अब 100 रुपीज पे चली गई है, तो आपकी कलेक्शन वैसे भी बेहतर हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि एकदम ठीक है। पिछले 2 साल में तो हमने डिविडेंड की मद में और इंटरेस्ट की मद में $20 बिलियन से ऊपर पेमेंट की है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर हमारा ये सब कुछ बढ़ने के बाद जो लोन हमने लिया है उसको अगर नेट ऑफ करते हैं 1.6 बिलियन कर्जा है, तो परफॉर्मेंस वाइज तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये साल बहुत अच्छा है, और तो अगला साल ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप रेट नीचे आते हैं, इन्फ्लेशन नीचे आते हैं, तो ग्रोथ आप तो जब ग्रोथ होगी तो आपके टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। तो 15-20% टैक्स कलेक्शन बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि बजट के हवाले से भी तैयारियां हो रही हैं रीजन के अंदर हमारे लिए एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, और ख़ासकर हम देख रहे हैं जब भारत और पाकिस्तान के थोड़े से इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान की जो एक हम कह सकते हैं पोजीशन है, वो बहुत स्ट्रांग वे में आ गई है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे देखते हैं अभी पाकिस्तान की? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में बंदा उधर ही रुख करता है। पहले हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी और पोर्टफोलियो में भी पैसा नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से रवैया पाकिस्तान का था, वो पूरी दुनिया को appreciate करती है। आपने हत्तल इम्कान कोशिश की कि लेकिन जंग जब आप पे ठोकी गई तो आपने जवाब दिया। ये तो छोटी बात नहीं है, तो पूरी दुनिया बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और जो भी पाकिस्तान ने सब ने उसको सपोर्ट किया है। तो हमारे रवैये में भी ये बहुत बड़ा चीज है कि हम इस जंग को बचने की हद तक इम्कान को, लेकिन जाहिर बात है नाकामी हुई तो फिर हमें काउंटर अटैक करना पड़ा, और काउंटर अटैक के बाद हमने जब नुकसान भी किया, उन्होंने जंग बंदी की बात की, हमने एक्सेप्ट किया। तो ये जो हमारा रवैया है, इसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, और ये बड़े अरसे के बाद इस तरह का रवैया देखने को मिला है। वरना कोई भी आदमी कामयाब होता है ना, तो वो उछलता बहुत है। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया, पाकिस्तानी अफवाज ने, कि अगर वो सामने की तरफ से अगर वो लेके आया गया तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। वरना वो तो जीता हुआ आदमी सामने वालों को तंग करता है। तो मैं कहता हूँ इस जंग में जो पाकिस्तान, जंग तो पाकिस्तान के लिए एक कामयाबी है। इन कामयाबी के साथ साथ जो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि हमने जो अपनाई थी बहुत अच्छी थी, और उसको मैं समझता हूँ पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। और लोगों को ये पता चल गया है कि पाकिस्तान इतना मुल्क नहीं है कि कोई भी मुल्क इस पे जब चाहे हमला करे। तो अब ये, और जब इतना मुसलमानों का मौत भी इससे हाई हुआ है,
اور اب یہاں آپ کو انویسٹمنٹ ہوتی ہوئی بھی دکھے گی. بہت سارے ہیں جو ہم سے بیٹھے ہوئے تھے وہ اب پاکستان کا رخ کریں, کیونکہ اب آپ نے یہ کر دیا ہے کہ آپ اگر کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو سیکیور بنا سکتے ہیں. آپ کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ کے ملک کے اوپر کوئی اٹیک کرے تو اس کا بھرپور جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں. تو یہ جو ایونٹ ہوا ہے یہ پاکستان کی جنگ میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اچھی بات ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے رویے نے اور پاکستان نے جو جواب دیا ہے اس نے ہمارے مسلم امت کا اور دنیا میں پاکستان کے امیج کو بہت بہتر. رائٹ, یہ واقعی پاکستان کے لیے جو ایک وکٹری ہے وہ پاکستان کی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز اور پاکستان کے آنے والے دنوں کے لیے بھی بہترین کردار ادا کرے گی. عقیل کریم ڈیڈی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ویل, تھینک یو سو مچ. کافی ڈیٹیل انالیسز اور بجٹ کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل کی. آپ کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, اب آپ کیا سمجھتے ہیں, یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے بھی آلریڈی کہا ہے کہ یہ 2 دفعہ ہم نے ان کے تمام جو جائزے تھے ان کو بھی پورا کیا, ملاقاتیں بھی ہوئیں پرائم منسٹر صاحب سے بھی, پریزیڈنٹ صاحب سے بھی, کافی اظہار بھی انہوں نے کیا کہ یہ نئی اسٹیبلٹی آ رہی ہے, پاکستان کی اکانومی کے انڈیکیٹرز بہتر ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ بجٹ کے لیے کیا کچھ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں اس بار؟ پہلا جو بجٹ تھا پچھلے سال کا وہ اسٹیبلائزیشن کا بجٹ تھا. آپ نے اکانومی کو اسٹیبل کرنا تھا. اب آپ اسٹیبل کر چکے ہیں, اب آپ کو نیکسٹ اسٹیپ پہ موو کرنا ہے. اور نیکسٹ اسٹیپ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ آپ نئے ایونیوز کو جو ہے وہ سرچ کریں, ڈائیورسفیکیشن لے کے آئیں, پرٹیکولرلی اپنی اکانومی کو ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی جو ہے وہ بنائیں. ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی بنانے کے لیے آپ کو ایک تو یہ کہ جہاں جن منڈیوں میں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کا والیوم بڑھایا جائے, اور دوسری سائڈ پہ یہ کہ نئی مارکیٹس جو ہیں وہ ایکسپلور کی جائیں. خاص کر ان دنوں میں جب پاکستان پوری دنیا میں ہیڈ لائنز میں رہا اور ایک بڑی اچھے وے میں رہا, پاکستان کو اب انہوں ایونیوز کو سرچ کرنا ہے, خاص کر آپ کا جو افریقن کنٹریز ہیں, آپ کے جو ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں, تاکہ آپ جو ہے وہ اس اپرچونٹی کو نئی اپرچونٹیز میں جو ہے وہ کنورٹ کریں اور نئے ایونیوز بڑی جو ہیں وہ لے کے آ ڈفرینٹ سی سکیں. انکنونشنل آئٹمس جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہو چکے ہیں. لیٹ سے پاکستان نے کٹلری فرسٹ ٹائم ایکسپورٹ کیا, اس سال کے 10 ماہ تک جو ہے وہ ایک ریکارڈ کٹلری ایکسپورٹ ہوئی. اس طریقے سے کوکڈ میٹ ہوا, ویری فرسٹ ٹائم یہ پروسیسڈ میٹ ہوا. تو اس طریقے کا جو پہلی دفعہ کام ہے وہ بھی ان سالوں میں ہو رہا ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے, یہ انوویشن, یہ تھوڑا سا ایک ریولیوشن کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں, انوویشن اس طرح سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ صرف اور صرف را مٹیریلز ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے جائیں گے, وہ تو یہ کہ آپ والیوم تو بڑھتا جائے گا لیکن پیسے کم ہوتے جائیں گے. آپ کو یہ کرنا ہے کہ ان کو فنش پروڈکٹس بنا کے بیچنا ہے. فار ایگزامپل, آپ جو ہے وہ چائنا کو ریڈ چلیز جو ہیں وہ دیتے ہیں, تو ان ریڈ چلیز کو آپ جو ہے وہ پروسیسڈ پاؤڈر کی فارم میں بیچ سکتے ہیں, جس سے آپ فنش پروڈکٹس کے بعد آپ جو ہے وہ زیادہ زر مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں. تو پاکستان کو اپنی انڈسٹری کو فرام را مٹیریلز ٹو فنش پروڈکٹس مارکیٹ کی طرف جو ہے وہ لے کے آنا ہوگا, خاص کر اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو. اور ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایگریکلچر, چونکہ آپ ایگریکلچرل ٹیکس کی طرف بھی جا رہے ہیں, تو ایگریکلچر کو آپ ایک انڈسٹری کا درجہ دیں اور اس کو فارمل سیکٹر کی طرف لے کے آئیں تاکہ اس کا ریونیو جو ہے وہ بڑھایا جا سکے. رائٹ. چلیں جی, ہمارے ساتھ افروز مرچنٹ صاحب کراچی اسٹوڈیو سے موجود ہیں. آپ کیپٹل مارکیٹ ایکسپرٹ ہیں, ان کو ویلکم کریں گے ان دا پروگرام. السلام علیکم سر, ویری وارم ویلکم ان دا پروگرام. افروز صاحب, کیا کہیں گے؟ خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی چیزیں پری بجٹ ڈسکشنز میں سامنے آ رہی ہیں, ڈفرینٹ چیمبرز کے جو ہم کہہ سکتے ہیں ریکمنڈیشنز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, اور خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹریز کے حوالے سے جو ہم چیزیں جو ہے وہ چینج ہوتی بھی دیکھیں گے, یا ٹیکسز میں کمی کا مطالبہ ہے ان کا, وہ بھی ریکمنڈیشنز ہیں. کیا کہیں گے آپ بجٹ کے حوالے سے, ابھی کیا انالیسز رکھتے ہیں؟ جی, وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. دیکھیں, بجٹ جو اگر آپ فگرز دیکھیں تو FY25 جو اگلے مہینے ختم ہو رہا ہے, وہ جو تھا وہ کچھ 14 ٹریلین پہ تھا, اور IMF اب کہہ رہا ہے 17 ٹریلین نیکسٹ ایئر کے لیے, جو وچ از اباؤٹ 20%. میں سمجھتا ہوں یہ 20% ہم انشاءاللہ ضرور حاصل کر لیں گے. اور اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری پہ یا آلریڈی جو ٹیکس سیلری کلاس ہے فار ایگزامپل, ان میں کسی میں مزید ٹیکسز نہیں ہوں گے, کیونکہ دیکھیں چاروں پروونشل اسمبلی نے بھی ایگریکلچر ٹیکس کے جو ہے وہ لا میں کنورٹ ہو گیا ہے. اور اس سال جب یہ نیا سال شروع ہوگا تو یہ ایگریکلچر سے ہمیں اچھی خاصی انکم ہو جائے گی, اور ہمیں اگر 14 ٹریلین کی جگہ 13 ٹریلین اس سال مل رہا ہے,
1 ट्रिलियन का शॉर्टेज इसलिए है कि हमारे पॉलिसी रेट 22% से 11% में बहुत ही स्पीड से आया है, तो जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा है। ठीक है, हमें शॉर्टफॉल हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बजट जो है वो डेवलपमेंट बजट होगा। करंट ईयर का जो था वो एक तरह का कंसोलिडेशन फेज पे था, और नेक्स्ट ईयर वुड बी डेवलपमेंट बजट जिसमें हमारा जीडीपी कम से कम 3 to 3.5% की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। अच्छा, कॉटन इंडस्ट्री वो चाहती है कि बजट में कुछ टैक्सेस में जो है वो कमी की जाए। डिफरेंट इंडस्ट्रीज चाहती हैं कि टैक्सेस को थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स किया जाए, और कुछ जगहों पे न्यू टैक्सेस भी आयद हो रहे हैं। जैसे साबिक कबायली इलाकों में तकरीबन 18% सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर इस बार टैक्स में आ रहा है। एफबीआर ने ये रिफॉर्म्स किए हैं कि सैलरीड क्लास को थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स किया जाए, नॉन फाइलर को रिलक्टेंट किया जाए। तो क्या लगता है आपको, बहुत सारी चीज़ें जो न्यू भी सामने आ रही हैं बजट के अंदर? देखिए, एज फार एज अगर टेक्सटाइल ग्रुप ने ये कहा है, जो लास्ट ईयर उनको नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले आए थे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि रिटेलर्स का जैसा उसमें ताजिर दोस्त स्कीम में इतना सक्सेस रेट हमारा नहीं रहा है, तो वो टेक्सटाइल वाले कह रहे हैं कि भाई पहले जो था 1% टर्नओवर जो टैक्स था नॉर्मल टैक्स रिजीम की जगह, वो आप कर दें ताकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स देखें हमारे वो इंक्रीज नहीं हुई जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। मोर लेस वही फिगर है जो लास्ट ईयर थी। तो ये टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट्स देने के लिए मैं समझता हूँ कुछ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स करेंगे। रेमिटेंसेस में तो हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई है, 30 बिलियन से 38 बिलियन डॉलर तक पहुँचे। तो ये टेक्सटाइल को भी एक रिलीफ देने के लिए, और सैलरी को देखें अगर वो 450 अरब मिल रहा है, अगर कुछ 100 अरब का भी रिलीफ दे दिया जाए तो वो 14 ट्रिलियन में जो है वो इतना 17,000 अरब में उसका इम्पैक्ट इतना नहीं है। तो मैं समझता हूँ सैलरी क्लास को और एग्रीकल्चर से अब इनकम हमें टैक्स अच्छा खासा हासिल होगा। ये मैं समझता हूँ कि 500 अरब हमें सिर्फ एग्रीकल्चर टैक्स से हासिल हो सकता है। वाओ, इट मीन्स कि ये रिकमेंडेशंस यकीनन गवर्नमेंट भी देख रही है और पॉलिसीज़ के हवाले से पॉलिसी मेकर्स भी देख रहे हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बजट के अंदर कुछ सब्सिडीज़ के हवाले से भी बात हो रही है, खासकर 25-26 जो बजट पेश किया जाएगा अंदर 1.079 ट्रिलियन रुपए की बजट बिजली सब्सिडी का इम्कान है। तो इसमें आप कैसे समझते हैं कि ये जो एक सब्सिडी होगी ये तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए होगी? सिर्फ खाली टेक्सटाइल सेक्टर इससे नहीं फ़ायदा उठा सकता, बल्कि तमाम ही सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट सेक्टर भी हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, इसमें देखें यही किया जा रहा है कि हमारी इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव करने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत है, एक लो इंटरेस्ट रेट और एक कॉम्पिटिटिव एनर्जी प्राइस। तो इंटरेस्ट रेट तो हमारा बहुत कम आ गया और उम्मीद है सिंगल डिजिट में आ जाएगा अब अगले साल। अब ये जो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे रीजन में है, तो उसको भी एक इंसेंटिव देने के लिए प्राइमरी एक्सपोर्ट जो रिलेटेड इंडस्ट्री है उनके लिए पहले भी कम किया गया है और मैं समझता हूँ मजीद कम किया जाएगा। तो ये सब्सिडी जो है 1 ट्रिलियन एक तो इंडस्ट्री के लिए यूज होगी, प्लस जो लो सेगमेंट जो अभी भी जो 300 यूनिट या उससे कम जो कंज्यूम कर रहे हैं अल्ट्रा पुअर पीपल, तो उनको वो सब्सिडी कंटिन्यू की जाएगी मेरे हिसाब से। राइट, अफरोज साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं। मैं डॉक्टर खालिद वली साहब से पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब डिफरेंट रिकमेंडेशंस हम चेंबर्स की जानिब से या पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जानिब से कोई 10 नुकाती, क्या हम कह सकते हैं कोई 14 पॉइंट्स, कोई ना कोई कितने जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के हवाले से रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा जो मेन रिकमेंडेशंस हैं वो कौन सी होनी चाहिए और किस पर अमल दरामद होना चाहिए? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत को शॉर्ट टर्म प्लानिंग के बजाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाना है, जो कि पिछले 3-4 साल में हमने देखा कि लॉन्ग टर्म विजन को फॉलो किया गया। जब भी हमने शॉर्ट टर्म प्लानिंग की है, हम जो है वो मुख्तलिफ मसाइल में रहे हैं, तो इकनॉमिक रूल को फॉलो करते हुए, सब्सिडीज़ को आहिस्ता आहिस्ता एरोड करते हुए, टैक्स बेस को बढ़ाते हुए, और जो आपकी सैलरीड क्लास है उस पर टैक्स का जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम करते हुए। एक्सपेक्टिंग एनी सरप्राइज फॉर
नॉन फाइलर? मैं बड़ा होपफुल हूँ कि जो है, नहीं नॉन फाइलर्स के लिए तो खैर नहीं होगा कुछ, इन अ बैड मैनर, इन अ बैड मैनर होना चाहिए, उनको पेनलाइज होना चाहिए ताकि हम जो है वो टैक्स नेट को बढ़ा सकें, और पाकिस्तान को टैक्स बेस को ही बढ़ाना है, तब जाके ही हम जो है वो सैलरीड क्लास पे या वो लोग जो ओवर बर्डन हैं टैक्स की वजह से, उससे बर्डन जो है वो कम कर सकते हैं। इक्विटी आएगी इकोनॉमी के अंदर, और जब भी इक्विटी आती है, इंक्लूसिवनेस आती है, आपकी मैशियत जो है वो बैलेंस तरीके से ग्रो करती है। अफरोज साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे पास जो स्टॉक मार्केट की पोजीशन है, इससे कुछ लगता है आपको कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी कोई मज़ीद टैक्स आ सकता है, या कोई शेयर प्राइसेस पे ख़रीदो फरोख्त के टाइम पे कोई ऐसा इम्प्लीमेंट हो सकता है, आपको लग रहा है इस बार? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि देखें ये स्टॉक मार्केट जो एक कैपिटल मार्केट एक वाहिद इदारा है अपार्ट फ्रॉम सैलरीड क्लास, जिसमें एक्चुअल जो कैपिटल गेन होता है, आपकी परचेज प्राइस, आपकी सेल प्राइस, सारा कंप्यूटराइज है। एफबीआर के कोलैबोरेशन में सॉफ्टवेयर बनाया है जो नेशनल क्लियरिंग टैक्स कैलकुलेट करता है, टैक्स वसूल करता है। एक्चुअल प्राइस पे जो है वो टैक्स होता है, तो इतना उसमें इंक्रीज करने से मैं समझता हूँ कि ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू में कमी आ सकती है। कैपिटल गेन पे आप देखें हर साल मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि ये इन्वेस्टर के लिए भी है कि चलें 15% जो है हमारा कैपिटल गेन पे टैक्स लग जाएगा, और एक्चुअल गेन पे वो दे रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ ये कैपिटल गेन पे 15% है या डिविडेंड पे 15% है। कंपनीज ऑलरेडी वो 29 to 53% टैक्स दे रही है, 39% to 53%, और मजीद 15% टैक्स डिविडेंड पे दिया देते हैं, क्योंकि अर्निंग्स जो है वो शेयरहोल्डर्स को ओन करती है उसको। तो इसमें मजीद टैक्स देने के लिए देना नहीं चाहिए। अगर देंगे तो ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से कम मिलेगा। राइट। अच्छा अफरोज साहब, रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से आप क्या कहेंगे? लास्ट ईयर हमने देखा था कि एक प्रॉपर्टी से ज़्यादा कोई दूसरी प्रॉपर्टी अगर कोई ओन करता है तो उसके ऊपर टैक्स जो है वो हमने देखा था कि उस पर लागू हुआ था। तो इस बार कोई इम्कानात हैं कि कोई इस टाइप का टैक्स या तो लिया जाए या इसे रिवोक किया जाए? कुछ इम्कानात लग रहे हैं आपको? देखिए बहुत सारे ममालात, बहुत सारे कंट्रीज में जो है वो जो फर्स्ट होम बायर होते हैं, जब पहली कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो सिटीजन्स को एक सपोर्ट करते हैं कि भाई आपने पहली प्रॉपर्टी खरीदी तो उस पर कोई टैक्स ना हो। देखिए हम तो वी आर पुअर नेशन ऑफ लाइक 250 मिलियन पीपल, तो हमें हाउसिंग की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। गवर्नमेंट है या दूसरे इदारे हैं वो बजट हाउसिंग पे ये जा सके, तो फर्स्ट होम बायर को तो मैं समझता हूँ सारे टैक्सेस से एग्जेम्प्ट होना चाहिए। बाकी सेकंड होम बायर है, थर्ड होम बायर है, उससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हासिल किया जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी डेवलप करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, इन्होंने फर्स्ट होम बायर के हवाले से कहा, लेकिन एक हम कह सकते हैं कोई लैंड लेते हैं तो उसकी भी कोई मेजरमेंट कम अगर हो तो उसके ऊपर टैक्स कम होना चाहिए। यानी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा लैंड ले रहा है जो कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं है बल्कि वो एक हाउसिंग लैंड है, तो उसके ऊपर टैक्स किया जा सकता है। यानी कि गवर्नमेंट डाइवर्सिफाई कर सकती है और हम देख सकते हैं कि वो बाइफर्केट कर सकती है कि कौन ज़्यादा ओन कर रहा है या कौन ज़्यादा जो है वो किस तरीके से लेविश वो टैक्स दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। देखिए टैक्स पॉलिसी को बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए कि वो एक तो इक्विटी को इस्टेब्लिश करे और दूसरा ये देखे कि उसका इकोनॉमिक गेन जो है वो किस तरह से आ रहा है। तो पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक कहा अफरोज साहब ने कि जो पहली दफ़ा ख़रीद रहे हैं उनको तो टैक्स एग्जाम्पशन होना चाहिए ताकि मुल्क में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी बूस्ट करे, लोगों के पास हाउसिंग भी आए। लेकिन जो लोग जिन्होंने एक मार्केट बना लिया उसको कि फ़ाइलों पे फ़ाइलें बिकती जाती हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा हमें थोड़ा सा डिसइंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। और हमारी जो रियल स्टेट मार्केट है उसको एक एक्चुअल मार्केट की तरह बिहेव करना है ताकि हम जो है वो सप्लाई डिमांड को देखते हुए प्राइसेस जो है वो तय करें। और जो अफरोज साहब ने जिक्र किया कि वो जो बजट होम्स होने चाहिए, तो गवर्नमेंट तो उसके ऊपर काम कर रही है, वर्टिकल होम्स के ऊपर। वर्टिकल साइड पे जाना होगा हमें ताकि हम जो अपना एग्रीकल्चर लैंड है उसको भी बचा सकें, क्योंकि ये भी डिसइंसेंटिवाइज करता है। और अगेन आप अगर एग्रीकल्चर टैक्स भी लगा रहे हैं तो वो फिर उसका एक रिपरकशन और भी आएगा। तो अब हमें थोड़ा सा पॉलिसी को इंटीग्रेटेड वे में लेके जाना होगा, जोनिंग लॉज को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा, हाई राइज की तरफ जाना होगा, और फिर ये देखना होगा कि क्या हम अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को बैलेंस कर सकते हैं विद दिस हाउसिंग सेक्टर, और फिर जाके हमें
لوگوں کی نیڈز پہ بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ان کو افورڈیبل ہاؤسنگ پرووائڈ کی جا سکتی ہے، خاص کر ان لوگوں کو جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے. اگین ایکویٹی تو آپ سمجھتے ہیں کہ علاقہ وائز ٹیکس لگ سکتا ہے، یعنی کہ اگر مین سٹیز ہیں تو اس پر ٹیکس زیادہ ہو، کوئی ایسے اربن رورل ایریاز ہیں تو ان کے اوپر ٹیکس کم ہو؟ دیکھیں انوویٹیو پالیسیز کے ساتھ آنا چاہیے، لیکن اس کو اکنامک گروتھ میں اور انکلوسیو اکنامک گروتھ میں جو ہے وہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے. اور پھر اس کے لیے آپ انوویٹیو جو آپشنز ہیں وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ ریجنل بیسس پہ آپ ٹیکس لگا سکتے ہیں، تو وہ بالکل ضرور ہو سکتا ہے. رائٹ. افروز صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آج فائنانس منسٹر صاحب نے بھی کچھ ٹیکسز کے حوالے سے اور ایس او ایز کے حوالے سے فرمایا. انہوں نے کہا کہ 24 ایس او ایز ہیں جو بلیڈ کر رہی تھیں، ان کو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے سپورٹ کر دیا گیا ہے. اینڈ محمد علی صاحب منسٹر صاحب تو وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، خاص کر پہلے بھی انہوں نے انٹرم سیٹ اپ میں بھی کافی کام کیا تھا. اس کے حوالے سے بھی بات کریں. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم پینشن یا سیلری کلاس کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ کا کیا ٹیک ہے ان دونوں چیزوں کے اوپر؟ دیکھیں جو پاور ریفارمز ہے تو اس میں محمد علی صاحب جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی کافی کام کیا، اور اس مرتبہ تو ان کو زیادہ کیونکہ لمبا ان کو ٹینیور بھی ملا ہے اور ایک فری ہینڈ ملا ہے. تو آپ دیکھیں یہاں ٹریلین آف روپیز اوور ان کے جو 30 ایئر پیریڈ ہے، اگر کسی کے 20 ایئر ہے، اوور آل بہت بینیفٹ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایس او ایز کی پرائیویٹائزیشن جو ہے جس میں پی آئی اور دوسرے بھی شامل ہے، ڈسکورس وغیرہ، یہ اس میں مجھے کافی امید ہے. آئی ایم ایٹ لیسٹ 80% شیور کہ اس میں اس سال کامیابی ہوگی. اور جو ہمیں یہ پرائیویٹ سیکٹر میں اوور $1 ٹریلین تو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز میں جا رہا ہے، وہ اگر کم ہو کے $500 ٹریلین بھی ہو جائے تو 500 ارب کی آپ کو کہیں اور سے ٹیکس آپ کو اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آپ نے صحیح فرمایا ایس او ایز کے حوالے سے. اب تھوڑا سا اگر ہم بزنس ڈائمنشنز دیکھ لیں تو ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ بھی کم آ چکا ہے بجٹ سے پہلے، ہماری انفلیشن بھی سنگل ڈیجٹ آ چکی ہے، تو ہمارے پاس جو جتنے ویز ہیں وہ اوپن اپ ہو چکے ہیں. تو آپ کی کیا رائے ہے افروز صاحب کہ آنے والے دنوں میں بجٹ کے آنے کے بعد اکانومک نمبرز کہاں جا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر بورنگ بھی جو 3 سال پہلے تو ہمیں یہ تھا کہ ہمیں وہ ڈیفالٹ جیسی سچویشن تھی اور ڈیفالٹ سے ہم بچے. اکانومی کو اب انفلیشن سے 38% سے 0.3% پہ آ گیا، پالیسی ریٹ ہمارا آدھا ہو گیا. اب بزنس کانفیڈنس ایک اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو ہے ان کا وہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ اور بہت ہی پروفیشنل طریقے سے وہ اپنے سروے کرتا ہے. تو بزنس کانفیڈنس جو ہے وہ انکریز ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سال جو FY26 ہوگا یہ پچھلے 3 سال میں بہترین یہ سال ہوگا. اور ہمارے آپ دیکھیے گا کہ ڈومیسٹک انڈسٹری میں اور جو اس وقت ہمارے الحمدللہ پاکستان آرم فورسز نے ہمیں دنیا میں جو عزت بخشی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ساؤتھ ایشیا میں انڈیا میں زیادہ جا رہا تھا اب کافی انڈیا سے جو ہے یہ شفٹ ہوگا اور پاکستان میں بھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا. تو میں تو بہت خوش آئیں. پیراڈائم شفٹ فار اکانومی، ہم نے دیکھا کہ اکانومی کے انڈیکیٹرز تو واضح تھے ہی، لیکن اب انویسٹمنٹ اپرچونٹیز بھی واضح طور پہ سامنے آ رہی ہیں. جی بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ہی پوچھوں گی کہ اب انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہمارے لیے ہو رہی ہیں ریجن کے اندر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ ایک ویل پیس لونگ نیشن کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اب انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں یا ہمارے ملک کی انڈسٹریز کو بڑھتے ہوئے دیکھیں، ایکسپورٹ سیکٹر کہاں دیکھتے ہیں؟ اور جو $60 بلین کہا جا رہا تھا کہ ایکسپورٹ ہو جائے گی، اب اس بار دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ بالکل ہو جائے گی، ہونی چاہیے. پاکستان کو دونوں فرنٹس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ بھی کرنا ہے کیونکہ پاکستان کی انڈسٹریز جو ہیں وہ بھی بڑے انیشیل پہ ہم نے ان کو آگے فنش پروڈکٹس کی طرف لے کے جانا ہے اور اپنی ڈومیسٹک انڈسٹری کو جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا بوسٹ اپ کرنا ہے. ایک اور چیز جو دیکھنے والی ہے وہ کلائمیٹ کا فیکٹر ہوگا، کلائمیٹ چینج کا. ہم نے IMF پروگرام کے ساتھ ساتھ ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فنڈ بھی اس دفعہ نیگوشیٹ کیا IMF کے ساتھ. تو اب ہمیں تھوڑا سا کلائمیٹ فائنانس کی طرف بھی آنا ہوگا. شاید کاربن مارکیٹس ایک ایسا ایونیو ہو سکتا ہے جس میں انویسٹمنٹس جو ہے ریجنل انویسٹمنٹس آ سکتی ہیں کیونکہ سینٹرل ایشیا کو بھی کاربن کریڈٹس کی ضرورت ہوگی اور مڈل ایسٹ کو بھی. تو پاکستان وہ انڈسٹری بھی جو ہے وہ ملک میں بنا سکتا ہے، ڈومیسٹک انڈسٹری کو فروغ دے سکتا ہے. تو پاکستان کو ان ملٹیپل فرنٹس پہ جو ہے وہ کام کرنا ہوگا. انویسٹمنٹس لے کے آئیں،
मुल्की इंडस्ट्री को जो है वो ठीक करें, उसको फ़रोग दें और जो है वो क्लाइमेट चेंज को भी जो है वो साथ में इक्वेशन में रखें, तो हम एक मल्टी इंटीग्रेटेड जो पॉलिसी मेकिंग है उसकी तरफ जा सकते हैं। राइट बजट के हवाले से तमाम डिस्कशंस जारी हैं। वेल अफरोज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच अफरोज़ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब वन लास्ट कमेंट मैं चाहूँगी कि करेंसी स्टेबिलिटी के हवाले से आप बताएं कि करेंसी हम बजट के ऊपर कैसे देख रहे हैं। कहा यह जा रहा था, कुछ रूमर्स मार्केट में आ रहे थे कि डी वैल्यू हो सकता है, लेकिन अब तक की सिचुएशन के मुताबिक जो हमारा डॉलर है वो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है। डेप्रिसिएशन कुछ नहीं है, एप्रिसिएशन कुछ नहीं है। देखिए मुझे भी डेप्रिसिएशन होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि करंट अकाउंट आपका सरप्लस में है और काफ़ी माह से सरप्लस में है, और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई एक आउटफ्लो जो है वो होता नज़र आ रहा होगा। इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा कॉशन अप्रोच के साथ जो है वो कम किया जा रहा है, लेकिन स्टिल मुल्क में इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ जो है वो मौजूद हैं, तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आती जाएगी आई गेस इनफ्लोज बढ़ते जाएंगे, तो डेप्रिसिएशन के चांसेस जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। आहिस्ता आहिस्ता फेज़ वाइज अप्रोच के साथ इसमें एप्रिसिएशन हो सकती है, हमारा रुपया स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन इन शॉर्ट रन डेप्रिशिएट होता नज़र नहीं आ रहा। वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट हम रीजनल अगर कनेक्टिविटी की बात करें या बजट के हवाले से बात करें, ऑल्दो देयर आर सम रिकमेंडेशंस जो कि दिखाई दे रही हैं, और यकीनन वो तो जब भी पता चलेंगी जब बजट हमारे सामने आएगा। लेकिन अब तक की सिचुएशन ये देखी जा रही है कि आने वाले दिनों में जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर घेरा तंग होते हुए वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।